अस्सलाम वालेकुम, आई होप एवरीवन इज़ फाइन। तो इस लेक्चर में हम वर्क एंड एनर्जी के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले एमसीक्यू से द स्लोप ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन वेक्टर गिव्स अस। देखो सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि स्लोप क्या होता है। स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं बेसिक से समझाऊंगा। देखो सबसे पहले याद रखना, जब भी आप किसी दो चीज़ों के बीच में स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो आपने फॉर एग्जाम्पल आपको बताया गया ना कि द स्लोप ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन वेक्टर। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास किस साइड पर होगा, वो वाई एक्सिस पर आप लोगों ने लेना है। देखो आप जो टर्म पहले लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपको लिखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ, तो आप जो एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली एनर्जी है, तो आप सिंपली इसको एक एनर्जी मान ले। ठीक है, सिंपली इसको आप एनर्जी मान ले और आप इसको क्या ले, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है ना हमारे पास, तो हम क्या कहते हैं इसको इसको इस साइड पर ले लेते हैं। ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल मैंने डी बोल दिया आप लोगों की आसानी के लिए, डेल आर आप लोगों ने बोल दिया। ठीक है, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। अब अगर इसका मैं स्लोप फाइंड आउट करूंगा तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वाले से जो आपका वाई एक्सिस पर है उससे आप लोगों ने ये वाला डिवाइड करना है, तो इट्स मीन ई बाई डेल आर। अब अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास क्या चीज़ है, एनर्जी है। इसको मैं लिख सकता हूँ कि वर्क बाई डी। ठीक है, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखो वर्क बाय डिस्टेंस किस चीज़ के बराबर होता है, ये बेसिकली हमारे पास फोर्स के बराबर होता है, क्योंकि हमारे पास वर्क किस चीज़ के बराबर होता है, एफ डी के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो फोर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ बाई वर्क बाई डी, सिंपल, वर्क बाई डी। तो इस तरह हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम फोर्स बोलते हैं, वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यूज नंबर 2 पर जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 पर लिखा है कि हमारे पास द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज न्यूमेरिकली डबल द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, और जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। सबसे पहली चीज़ आपको क्वेश्चन में क्या बताइए, द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज न्यूमेरिकली डबल द काइनेटिक एनर्जी। देखो फॉर एग्जांपल अगर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। अब अगर इस क्वेश्चन में बताया है कि द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज न्यूमेरिकली डबल, मोमेंटम डबल है। ठीक है, तो देखो अगर इस इक्वेशन में मैं मोमेंटम को डबल करूंगा, मैं ऐसा एक्सप्रेस करूंगा कि हाँ मोमेंटम हमारे पास डबल है, तो मैं जो टू लगाऊंगा वो मैं क्या करूंगा, या तो मैं इस पी को टू से डिवाइड करूंगा या मैं काइनेटिक एनर्जी के साथ टू लिखूंगा। याद रखना, देखो क्योंकि इक्विलिटी हमने बराबर करनी है, ये दोनों आपस में बराबर है। देखो काइनेटिक एनर्जी को मैंने दो से मल्टीप्लाई किया फिर भी आपस में बराबर है, तो इट्स मीन ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो मोमेंटम है वो बड़ा है। ठीक है, अच्छा, तभी मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी के साथ दो लिख दिया ताकि इक्विलिटी बन जाए। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना, कि काइनेटिक एनर्जी के साथ मैंने दो लिख दिया ताकि इक्विलिटी बन जाए, क्योंकि मोमेंटम ज्यादा है। अगर आप मोमेंटम के साथ ही दो को लगाएंगे तो आप क्वेश्चंस को गलत करेंगे, आंसर आपका गलत आएगा। तो सिंपली अभी हमने क्या करना है, हमने सिंपली इसी में क्या पुटिंग करनी है। सबसे पहले पी की जगह हमने एम वी लगाना है। ठीक है, और हमें क्या, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हमने फाइंड आउट करना है। टू अपनी जगह पर और काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वायर, वो अपनी जगह पर। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करना है, मास को मास के साथ हटाना है। ठीक है, एक वेलोसिटी के साथ हट जाएगी, ये टू टू के साथ हट कट जाएगा, तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगा क्या चीज़, 1 मीटर पर सेकंड। आप इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, कभी कभार ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके से आएगा कि आपको न्यूमेरिकली डबल, कभी कभार आपको न्यूमेरिकली 4 टाइम, कभी कभार आपको कहा जाएगा कि न्यूमेरिकली इक्वल, जस्ट इक्वल आपको लिखा होगा। आपने भी उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो हमने न्यूमेरिकल टू लगाया है यहाँ पर, ये इक्वेशन को फिक्स करने के लिए हमने लगाया है। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम जाते हैं। A force of 10 Newton displaces a body by 6 meter in 3 seconds. The power of the agency applying the forces, the power of the एजेंट अप्लाई द फोर्स, कुछ भी आप कह सकते हो। देखो जब अपने पावर फाइंड आउट करना है, सबसे पहले अपने पावर का फार्मूला लिख देना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखो कि मुझसे रिक्वायर्ड क्या है, आपसे पावर रिक्वायर्ड है। अब पावर पावर का एक ही फार्मूला है आपकी बुक में। ठीक है, अगर आप अपने वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर खोले आपके पास यही फार्मूला आपको मिलेगा। ठीक है, वर्क बाय टाइम। अब देखो क्वेश्चन को देखो कि आपके पास वर्क अवेलेबल है, नहीं है अवेलेबल, डायरेक्टली मेरे पास नहीं है अवेलेबल, लेकिन हाँ मेरे पास फोर्स अवेलेबल है और मेरे पास डिस्टेंस अवेलेबल है जितने मैंने इसको डिस्प्लेस किया है। टी तो खैर मुझे मुझे पता है। तो एट्स मीन मैं वर्क को एफ डी लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई टी। अगर मैं इसमें पुटिंग करूँ, एफ मेरे पास 10 है, टी मेरे पास 6 है और टी मेरे पास 3 है, तो 10 6 जा 6 टी डिवाइड बाई 3 इज 20। तो 20 मेरे पास क्या आ जाएगा, वाट, मेरे पास वो आंसर आएगा जो कि यहाँ पर नहीं है। 20 इसमें आपको नजर आ रहा है, नहीं है ना, तो इट्स मीन नन ऑफ दीज। ठीक है, नॉन ऑफ दीज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जाते हैं। इसमें लिखा है फादसाबी, ठीक है, फेमस क्रिकेटर, आप लोगों ने नेम सुना होगा, हिट अ क्रिकेट बॉल एट सच अ वे दैट इट क्रिएट्स अ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल with a kinetic energy k when the ball is at the highest point its kinetic energy will be। सोचने की बात है बच्चों कि इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, चलो मैं इसको आप बच्चों को ड्रा कर दूं कि यहाँ पर फादसाबी है। ठीक है, फादसाबी, अब फेमस क्रिकेटर मैंने बच्चों को बता दिया, इसके साथ बेट है, बेट।
इसने इस तरीके से शॉट मारा, ठीक है, मिड ऑन की तरफ। एक इस तरीके से फाद साहब ने शॉट मारा कि इस शॉट ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल के साथ ये मैंने शॉट मारा, ठीक है, ये बॉल है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि इस शॉट का, इस बॉल का, जो बॉल यहाँ पर 60 एंगल बना रहा है, इसका जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो के है, ठीक है, ये मैंने ड्रा कर रहा हूँ। व्हेन द बॉल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब ये बॉल एक हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, ठीक है, एट द हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी विल बी, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है। देखो हाईएस्ट पॉइंट पर, देखो याद रखना, जब हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला। आपने प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि प्रोजेक्टाइल में हमने ये पढ़ा था कि हाईएस्ट पॉइंट पर हमारे पास क्या होता है, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस पॉइंट पर, तो मेरे पास जो कंपोनेंट होगा वो ओनली वी एक्स होगा। कौन सा कंपोनेंट होगा, मेरे पास ओनली वी एक्स कंपोनेंट होगा, जो कि वी कॉज ऑफ थीटा के बराबर होगा, ठीक है। ये मैं जस्ट आप लोगों का प्रोजेक्टाइल टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं रिकॉल कर रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं कर रहा। तो इट्स मीन जो आपका वी एक्स होगा वो हमने फाइंड कर दिया वी कॉज ऑफ 60, इनका आपको बताया गया है, ठीक है। तो इट्स मीन अगर मैं यहाँ पर अपाइंट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v/2, ये कॉज ऑफ 60 1/2 के बराबर होता है। तो मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू तो आ गई, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट याद रखना, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं है, सिंपल कुछ भी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, हाईएस्ट पॉइंट पर। अगर मैं पॉइंट आउट करूँ हाफ, क्या चीज़, एम वी एक्स स्क्वेयर। अब वी एक्स क्या है, वी एक्स की वैल्यू पुट करो, ठीक है, हाफ, ठीक है, हाफ मैंने लगा दिया, एम मैंने अपनी जगह पर लगा दिया, और वी एक्स की जगह मैंने क्या लगाना है, v/2। तो इट्स मीन वी स्क्वेयर इंटू वी स्क्वेयर बाई 4, अगर मैं इसका स्क्वेयर ले लूँ। अब देखो ये हाफ एम वी स्क्वेयर क्या चीज़ है, ये वही काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास। तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी बाय 4। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन आप लोग हैंडल कर सकते हो। आपने डरना नहीं है, आपने क्वेश्चन को देखना है कि फात साफी ने क्या किया, उसने एक शॉट मारा है 60 डिग्री के साथ, आपसे पूछा क्या है, आपको रिक्वायर्ड क्या है, सिंपल तरीके है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम जाते हैं। हमें बताया गया है कि ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज थ्रोन अपवर्ड, it rises to a maximum height of 10 meter, at what height its kinetic energy will be reduced to 70%। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच ले, ठीक है, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन आ जाए, इस पॉइंट को अपने गौर करने, एट व्हाट हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी रिड्यूस टू 70%। देखो हमारे पास क्या होता है, ठीक है, हम क्या करें, हमारे पास थ्रू अपवर्ड, जब इस बॉल को हम अपवर्ड के फेंक रहे, ठीक है, हम इसको 70% रिड्यूस करना चाहते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम 70% रिड्यूस करना चाहते हैं। तो कितनी हाइट पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, 70% काइनेटिक एनर्जी एंड 30%, देखो याद रखना, एट व्हाट हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी रिड्यूस टू 70%। इसकी काइनेटिक एनर्जी को हमने 70% तक रिड्यूस करना है। हमने 70% रिड्यूस नहीं करना, बल्कि हमने काइनेटिक एनर्जी को 70% तक रिड्यूस करना है। ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टेटमेंट को रीड किया करें। जब आपने इसको 70, तो इट्स इसका मतलब है कि हमने ओनली जो अपनी 30% काइनेटिक एनर्जी उसको हमने ज़ाया कर देना है, उसको हमने पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है। तो इट्स मीन अगर मेरे पास ये टोटल हाइट 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर है, तो अगर मैंने 70% काइनेटिक एनर्जी तक रिड्यूस करना, तो इट मीन मैं अगर 30 मीटर कवर करूँ, 30 मीटर, तो मेरे पास 70% क्या हो जाएगा, वो रह जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इट्स मीन 30%, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग masses m and pore m आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ पी बी बाई बी ए। देखो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, आप लोगों को कंफ्यूज किया है। कंफ्यूज मैंने किस तरीके से किया है, देखो क्वेश्चन में आपको बताया गया कि मेरे पास दो बॉडीज है, जिसकी मासिस एम और पोर एम है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जब काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, ठीक है, तो मेरे पास मोमेंटम और मास का जो रिलेशन होगा, ठीक है, देखो मैं आपको रिलेशन डिराइव भी कर रहा था कि काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी मेरे पास क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m। जब आपकी ये चीज़ जो है ना ये सेम हो गया, ठीक है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी, इसको आप 1 कंसिडर कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m। तो अगर आप पी और एम का रिलेशन देखें, डायरेक्ट रिलेशन है, अंडर रूट डायरेक्ट रिलेशन है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अंडर रूट। उस केस में जब इक्वल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही हो, अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आपको पी बी बाई पी ए का बताया गया है, आप सिंपली पहले पी ए बाई पी बी फाइंड आउट करो, ठीक है, क्योंकि रिलेशन डायरेक्ट है हमारे पास। तो इट्स मीन m1 अंडर रूट डिवाइड बाई m2 अंडर रूट होल अंडर रूट। m1 मेरे पास m है, m2 मेरे पास 4m है, ठीक है, इसका अगर मैं अंडर रूट ले लूँ मेरे पास 1/2 आ जाएगा, 1/2 मेरे पास आ गया। लेकिन क्वेश्चन में मैंने क्या किया, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मैंने पी बी बाई पी ए आपसे पूछा है। तो इट्स मीन अगर आपका आंसर 1/2 है, तो आपका जो आंसर होगा वो 2/1 होगा, ठीक है। पी बी बाई पी ए फिर क्या होगा, पी बी बाई पी ए
वो हमारे पास 2/1 होगा। 2/1 को तलाश करो, ऑप्शन नंबर बी है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर अ बॉडी एंड मोशन। देखो मैंने पहले बच्चों को कहा था कि जब आपको बताया जाए कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, तो इट्स मीन आपका मोमेंटम इस साइड पर होगा और काइनेटिक एनर्जी इस साइड पर होगा। अब देखो अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और मोमेंटम की, तो रिलेशन हम इक्वेशन हमारे पास ये है, लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ आपसे पूछा है वो पी और काइनेटिक, मतलब पी को पहले उन लोगों ने वाई एक्सिस पर लिया है। तो अब देखो याद रखना, अगर हमारे पास ये इस इक्वेशन के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज़ है, पी स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन हमने किस चीज़ को राइट साइड पर लाना है, इस इक्वेशन के मुताबिक जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा। लेकिन किस तरह का पैराबोला बनेगा, इसमें हम ये इस तरह का पैराबोला बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, गॉट इट, इस तरह का, सॉरी, इस तरह का पैराबोला बनेगा। लेकिन इक्वेशन में क्या किया है, मोमेंटम को वाई एक्सिस पर लिया है, तो हमने भी मोमेंटम को इस साइड पर लाना है। तो इट्स मीन मैं क्या करूंगा, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट बन जाएगा, अगर मैं दोनों साइड पर क्या लूँ, अंडर रूट ले लूँ, ठीक है। तो इट्स मीन ये इक्वेशन क्या है, ये इस तरह है, तो ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। फिर मेरे पास जो पैराबोला बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये बनेगा फिर मेरे पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें कि स्क्वायर रिलेशन तो हमेशा पैराबोला होगा, लेकिन ये पैराबोला किस तरह होगा, ये इस तरह का पैराबोला होगा, या ये हमारे पास इस तरह का पैराबोला होगा। तो अगर राइट साइड पर अंडर रूट हो, ठीक है, जिस तरह इधर है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर आपका अंडर रूट आ रहा हो तो रिलेशन में, तो फिर आपके पास इस तरीके से बनेगा। अगर एक्सिस पर आपके पास अंडर रूट नहीं बल्कि वाई एक्सिस पर आपके साथ अंडर रूट आ रहा हो, ठीक है, इस साइड पर आपके पास अंडर रूट आ रहा हो जिस तरह ये है, तो फिर हमारे पास ये वाला बनेगा। ये पॉइंट याद रखें। तो इट्स मीन ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, पॉइंट टू बी नोटेड, freely under gravity, its velocity is v. When it has lost a potential energy of pe, the mass of the body is। इसमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आप लोग एक चीज याद रखें कि आपसे पूछा क्या है, द मास ऑफ द बॉडी मुझसे पूछिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एक बॉडी अंडर ग्रेविटी फॉल कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, वेलोसिटी भी आपको गिवन है। देखो जब एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, किसी न किसी जगह से वो फॉल कर रही होगी, ठीक हो गया। जब किसी न किसी जगह से ये फॉल कर रही है तो इट्स मीन इनिशियली उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। जब वो फॉल कर रही है तो इट्स मीन उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो अब अगर इन दो इक्वेशन को मैं इस्तेमाल करूँ तो इट्स मीन मेरे पास इसमें मास भी है, ठीक है, और मैं चीज़ों को निकाल सकता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हमेशा याद रखें कि लॉज इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जब आप ऊपर जा रहे हो तो इस इक्वेशन को उल्टा कर ले, दैट्स इट, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लॉस एंड पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या होगा, मैं सिंपल लिख सकता हूँ इसको पोटेंशियल एनर्जी, मैंने इसको पोटेंशियल एनर्जी से रिप्रेजेंट किया। गेन एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी को मैंने सिंपली अपनी जगह पर क्यों छोड़ा, उसकी मेन रीजन ये है कि मुझे ऑप्शंस में इसको मजीद फर्दर सिंपलीफाई नहीं किया गया। और एक बहुत बड़ा हिंट जो है ना वो मुझे ऑप्शन से मिला, कि ऑप्शन को मैंने देखा कि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र है, तो इट मीन पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र है तो चीज़ तो आसान हो गई आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर देखो हमने क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने इधर से मास निकालना है। तो मास इज इक्वल टू मेरे पास 2 पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन है मेरे पास ऑप्शन नंबर ए है। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी द मोमेंटम शेल बी मैक्सिमम पार प्रोटॉन एन इलेक्ट्रॉन ड्यूट्रॉन इन अल्फा पार्टिकल। वेरी सिंपल क्वेश्चन। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैंने अभी अभी आपको समझाया, जब सेम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो पी इज इक्वल टू, ठीक है, मैं देखो याद रखना सिंपल, चीज़ों को रटा मत करो, यही एक इक्वेशन याद करें आपका कुछ सब कुछ इससे सॉल्व हो जाता है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, यही एक चीज़ याद रखे। अब यहाँ से अगर मैं पी इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी कर लूँ, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में बताया कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, गेम से निकाल दो उसको, उसकी जगह 1 लिख दो, कुछ भी करो, उसको हटा दो रास्ते से, ठीक है, बस खत्म कर दो उसको, निकालो, जो भी करना है उसके साथ आप कर लो। जब उसको मैंने निकाल दिया, टू भी कांस्टेंट है, फेंक दो बाहर इसको इस इक्वेशन से, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है हम इस कांस्टेंट की, हर वो चीज़ जो कांस्टेंट है वी डोंट नीड इट इन फिजिक्स, दबा करो उसको कैलकुलेशंस में। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज़, मास अंडर रूट। तो अभी देखो मास अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी कैन सिंपली से दैट जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, दैट्स इट, किस्सा ही खत्म हो गया। अब देखो ए प्रोटॉन का मास मुझे पता है, मुझे इलेक्ट्रॉन का पता है, मुझे ड्यूट्रॉन का पता है, आपको ये भी पता है कि अल्फा पार्टिकल का मास इन सब में से ज़्यादा है, ठीक है। फिर रहा क्या इस क्वेश्चन में, वेरी सिंपली आपने बस इस बबल को क्या करना है, इस तरीके से पिल करना है और एक मार्क्स मुबारक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर एंड रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, द लॉस ऑफ एनर्जी इज, हमने कुछ भी नहीं किया,
ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। इधर मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये मेरे पास क्या एक ग्राउंड है, यहाँ से ये बॉडी क्या हो गई, फॉल हो गई। क्यों फॉल हो गई, कुछ भी नहीं पता, बस ये बॉडी फॉल हो गई। जब ये फॉल हो गई तो एंड रिबाउंड्स टू हाइट ऑफ 10 मीटर। टोटल कितना हाइट है, 20 मीटर। जब मैंने फेंक दिया रिबाउंड हो गया यहाँ तक, 10 मीटर तक रिबाउंड हो गया। द लॉज ऑफ एनर्जी इज, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का। हाफ तक गया है, 50%। सॉल्व करने की, पिन उठाने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। जस्ट स्ट्रेट टू द क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है ए फोर्स of F is equal to 5a plus 3j Newton is applied over a particle which displaced it from its origin to the point r is equal to 2i minus 1j meter. The work done on the particle is no problem students. वर्क इज इक्वल टू, जब इस तरह की पोजीशन में आपको क्वेश्चन आ जाए, आपको पोजीशन गिवन हो, आपको फोर्स भी गिवन हो, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट डॉट प्रोडक्ट्स लेना है। ठीक है, मैंने कहा भी था बच्चों को डॉट प्रोडक्ट को सीखे। डॉट प्रोडक्ट को कैसे सीखेंगे, फोर्स आपको गिवन है तो 5i प्लस 3j। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपली मल्टीप्लीकेशन है, डॉट प्रोडक्ट लेना है किस चीज के साथ, 2i माइनस 1j जो आपका पोजीशन वेक्टर है। w इज इक्वल टू जो आपका वर्क है, आपने i को i के साथ मल्टीप्लाई करना है, j को j के साथ मल्टीप्लाई करना है, किससे खत्म, 5 दूनी 10 माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 7, तो इट्स मीन प्लस 7 जो मेरा आंसर है। दैट्स इट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। लिखा है ना स्टूडेंट्स, a ball hits the floor and rebounds after an inelastic collision. In this case, the momentum of the ball just after the collision is same as there just before the collision. The mechanical energy of the ball remains same in the collision. The mechanical energy of the ball remains same in the collision. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और सी थोड़ा सा रिपीट हुए, मैं इसको फिक्स कर दूं फिर डिस्कस करते हैं। अच्छा, चूंकि क्वेश्चन नंबर सी रिपीटेड था उसको मैंने नॉन कर दिया, कोई मसला नहीं है। अब इसको देखिए, ए बॉल हिट्स द फ्लोर एंड रिबाउंड्स आफ्टर एन इनइलास्टिक कोलिजन। The momentum of the ball just after the collision is same as there just before the collision. The mechanical energy of the ball remains the same in the collision. Non, फिर आता है the total momentum of the ball and the earth is conserved. याद रखना स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, याद रखना, अगर मैं क्या करूं, मैं ये मेरे पास अर्थ है, ठीक है, ये मेरे पास बॉल है, ठीक है, अगर मैं इस बॉल को कंसीडर करूं अपना सिस्टम, ठीक है, अब याद रखना, अगर बॉल को मैंने अपना सिस्टम कंसीडर किया तो देखो हमने एक चीज कही है कि मोमेंटम कब कंजर्व होगा। अगर मैं ये बात कहूँ कि पोटेंशियल एनर्जी सॉरी मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, वो तब होगा जब हम ये कहें कि एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, इस सिस्टम पर क्या हो, एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, एफ एक्सटर्नल ऑन अ सिस्टम इज जीरो, ये तब होगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको एज ए सिस्टम कंसीडर करूँ ओनली बॉल को, और फिर क्या हो जाए, ये बॉल यहाँ पर हिट हो जाए, तो इट्स मीन इस पर इस सिस्टम पर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि देखो एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। तो अगर मैं इस बाल को इस फ्लोर पर मारूंगा और मैंने सिर्फ बाल को ही सिस्टम कंसीडर किया है, अगर मैं सिर्फ ओनली एंड ओनली बॉल को अपना सिस्टम कंसीडर करूं तो जाहिर सी बात है, मेरा बॉल जब हिट करेगा इस अर्थ को तो इस बॉल पर मेरी इस सिस्टम पर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा रिएक्शन में। तो अगर फोर्स इस पर एक्ट कर, इट्स मीन वी हैव एन एक्सटर्नल फोर्स, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर ऊपर कि मेरे पास अगर ऑप्शन नंबर ए को आप देखिए जिसमें लिखा है कि the momentum of the ball just after the collision is the same as there just before the collision, तो क्या ये बात ठीक है, 100% गलत है। ठीक है, बॉल का मोमेंटम तो सेम नहीं रह सकता क्योंकि वो हिट उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है एज ए रिएक्शन फ्रॉम द फ्लोर। अब ऑप्शन नंबर बी को देखें, ठीक है, ऑप्शन बी को देखें, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन द सेम इन द कोलिजन। ठीक है, अब देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या वो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी या नहीं रहेगी। देखो पहली बात तो ये है, ठीक है, पहली बात ये है कि अगर मैं क्या करूँ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करूँ, ठीक है, देखो पहली बात है कि हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इस बॉल को सिस्टम कंसीडर नहीं करना। ठीक है, हमने जो अपना सिस्टम कंसीडर करना है वो ये सारा, इस सब को हमने क्या कह देना है, अपना सिस्टम बोल देना है, इस पूरे चीज को हमने अपना सिस्टम बोल देना है। तो अगर मैं बाल और फ्लोर की बात करूं, बाल और अर्थ की मैं बात करूं, बाल और अर्थ की मैं बात करूं, तो बाल और अर्थ के लिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है, क्योंकि हमने इस पूरी चीज को, पूरे अर्थ को हमने आइसोलेटेड सिस्टम माना है। तो अगर हम चले जाए ऑप्शन नंबर किसको, डी को, द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड द अर्थ इज कंजर्व्ड। देखो याद रखना ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में क्या फर्क है, ऑप्शन डी में आपको सिर्फ ये बताया है कि इसको अर्थ भी साथ में मिलाया है। तो इट्स मीन अगर मैं सिस्टम को अर्थ और बाल दोनों मिला के बात करूँ ना, तो फिर ये तो एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा और इस आइसोलेटेड सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। अब ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत है, अगर मैं क्या करूँ, मैं बात करूँ ना इस पूरे सिस्टम की,
ठीक है, इस पूरे सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इनिशियली? काइनेटिक एनर्जी अगर मैं इनिशियल बात करूँ, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास इनिशियली किस चीज़ की बराबर होगी? वो मेरे पास बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल प्लस हम बात कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ। इस तरीके से भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि क्या कहते हैं उसको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम ये बात करें, फाइनल हम बात करें, ठीक है, ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा? इसके बराबर होगा, ठीक है। इनिशियली अगर हम बात करें, अगर हम बात की बात करें, ठीक है, बात की हम बात करें, फाइनल की बात करें, तो फाइनली मेरे पास क्या होगा? फाइनली मेरे पास ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, देखो मैं इस चीज़ को मज़ीद आप बच्चों के लिए सिंप्लीफाई करूँ, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मैं और आप बच्चों के लिए सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। देखो स्टूडेंट्स, सिंपल मैं बात करूँगा, जब हमारे पास एक स्टेबल सिस्टम होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है। लेकिन जब डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, डिफॉर्मेशन की केस में क्या होता है? हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। डिफॉर्मेशन का मेरा मतलब है कि जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगा तो वहाँ पर डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब याद रखना, जब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द बॉल है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो बॉल की इनिशियल है, वो किन किन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है? वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द बॉल, ठीक है, इसमें भी कन्वर्ट हो जाती है, साथ में वो हम किसी और चीज़ में भी कन्वर्ट होगी, वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल में भी कन्वर्ट होगी, ठीक है। देखो अगर ये इक्वेशन यहाँ तक रहता, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर किस्सा खत्म हो जाता, तो हम कहते कि मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास क्या है? कंजर्व्ड है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी हमें ये बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, लेकिन यहाँ पर ये केस नहीं है, क्योंकि सिस्टम हमारे पास ओनली बॉल नहीं है, अब हमारे पास सिस्टम के अंदर फ्लोर भी है, तो हमारे पास जब वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लोर भी क्या होगा? वो इंक्रीज होगा, ठीक है। ये बात भी है, क्योंकि फ्लोर में भी डिफॉर्मेशन आएगा, वो भी इंक्रीज होगा। अब हमारे पास कुछ ना कुछ हीट भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जब ये हिट करेगा, ठीक है, कुछ रबिंग होगी, उससे भी हीट प्रोड्यूस हो सकता है। तो इट्स मीन इस इक्वेशन में दो और चीज भी आ रही है, ये इक्वेशन यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा, कि मेरी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही, मेरी काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है बॉल की, ठीक है, वो तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द बॉल रह जाएगी, लेकिन साथ में कुछ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल भी रह जाएगी। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर ये इक्वेशन यहाँ तक रहता, मेरा सिस्टम ओनली बॉल होता, तो दैट्स इट, यहाँ पर मैं कह सकता था कि मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व होता, लेकिन यहाँ पर दो और चीजें भी मेरे पास प्रोड्यूस हो रही है, एक ये है और एक ये है। जब ये दो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, तो इट्स मीन मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है। याद रखना, अगर मैकेनिकल एनर्जी की जगह पर ये एक और ऑप्शन होता, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ऑप्शन नंबर ई बना दूं, ऑप्शन ई में मैं अगर आप लोगों को मैं कह दूं कि द टोटल एनर्जी द टोटल एनर्जी ऑफ बॉल, ठीक है, ऑफ बॉल एंड द अर्थ इज रिमेन सेम आर कंजर्व। देखो अब इस कॉन्सेप्ट को देखो, इस पॉइंट को देखो बच्चों, अगर टोटल एनर्जी की हम बात करें, टोटल एनर्जी तो जाहिर सी बात है, अगर हम क्या कहते हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी द ग्राउंड की बात करें, वो भी एक एनर्जी है, अगर हम हीट की बात करें, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी ऑफ द सिस्टम, जिसमें से हमारे सिस्टम में अर्थ भी आता है और हमारे सिस्टम में बॉल भी आता है, क्योंकि हमने दोनों को, हम एक दूसरे से इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। अगर हम पूरे अर्थ को ही क्या माने, एज अ सिस्टम माने, तो हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। इस पॉइंट को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बच्चों का गलत हो जाता है बहुत दफा, कि मैंने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब है, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी था। एंड इफ यू स्टिल हैव अ क्वेश्चन एंड यू स्टिल हैव अ डाउट इन दिस क्वेश्चन, यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल क्लियरिफाई योर डाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 0.1%, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम विल बी। देखो बच्चों, जिसने मेरा लेक्चर लिया है विद इन, वो क्या कहते हैं उसको, दस्तर को परब की बता क्वेश्चन का भी, वो पलक झपकते इस क्वेश्चन को कर देगा। मैंने वहां पर कुछ ट्रिक्स बताए थे बच्चों को, जिसमें से पहला ट्रिक ये था कि इस इक्वेशन को देखो, एट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 0.1%, द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ इट्स मोमेंटम विल बी। आपसे मोमेंटम का पूछा जा रहा है, और मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है? अंडर रूट फॉर्म में है। किस चीज में है? अंडर रूट फॉर्म में है। और आपकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है वो स्क्वायर फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? मोमेंटम पूछा है, तो इट्स मीन मेरा कंसर्ट इसके साथ होगा। इसके लिए जब देखो हमारे पास जो परसेंटेज इंक्रीज है वो 5% से कम है, तो जब 5% से कम था, मैंने ट्रिक में बताया था कि हम क्या करेंगे, हम इस केस में 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। और इस केस में जब काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज फाइंड आउट करना था, तो उस केस में हम मल्टीप्लाई करते थे 2 से, तो इट्स मीन इस केस में 2 से डिवाइड करना है, तो इट्स मीन 0.1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.05। तो ऑप्शन नंबर ए इज और करेक्ट ऑप्शन। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 14 पर जाते हैं, जिसमें लिखा है, यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 40 kg पर डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी इज। देखो
काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ की बराबर है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सिंपल है, सिंपल सी चीज़ है। काइनेटिक एनर्जी बराबर है किस चीज़ की? हाफ एम वी स्क्वायर की। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब याद रखना यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो कि मैंने इस इक्वेशन को इस्तेमाल करना है, ठीक है, आपको तो मास गिवन है, आपको वेलोसिटी नहीं गिवन। तो अगर आप अब वेलोसिटी निकालेंगे, उसको डिफरेंट कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज़ का पता है कि मैंने किस चीज़ को इस्तेमाल करना है। अगर मैं वर्क फाइंड आउट करूँ एफ डैट डी के थ्रू, ठीक है, एफ डैट डी के थ्रू मैंने वर्क फाइंड आउट किया, 4 है आपका, डी आपका कितना है, 2 है, तो इट्स मीन आपके पास क्या गया, 8 जूल आ गया। ये जो आपका वर्क है ये इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। सो आप कुछ भी पॉइंट आउट कर सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम ने बहुत चीज़ों को आसान किया है। तो दैट्स इट, यहाँ पर हमारे पास 8 जूल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर जाते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 0.01 kg हैज अ मोमेंटम ऑफ 10 पावर 3 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या, ये पावर में है, ठीक है। टेस्ट में आप लोगों का ठीक था, लेकिन यहाँ पर वैसे 103 शो हो रहा है, अदरवाइज ये 10 पावर 3 की फॉर्म में। तो अगर मैं क्या करूँ, मैंने यहाँ पर एक चीज़ करना है और वो सिंपल है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी इन सीजीएस यूनिट फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ के बराबर होता है? अगर पहले आप देखो, हाँ, एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। मेरे पास एम है स्टूडेंट्स, बिल्कुल अवेलेबल है, मेरे पास वेलोसिटी नहीं है, तो मैं यहाँ से वेलोसिटी को निकाल दूंगा। अब यहाँ से मैं वर्क क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकता? मैं उसके थ्रू भी कर सकता था कि मैं कहता कि एनर्जी में वर्क मेरे पास एज एनर्जी स्टोर हो गया, ठीक है, एनर्जी मेरे पास एज क्या कहते हैं उसको, द वर्क स्टोर एज एनर्जी में इस तरह कह सकता था, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पर मेरे पास डी भी नहीं है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मुझे वेलोसिटी जरूर फाइंड आउट करना होगा। वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए पी इज इक्वल टू एम वी मेरे पास अवेलेबल है, वी इज इक्वल टू पी बाई एम। पी मेरे पास कितना है, पी आप लोगों के पास है 10 पावर 3, क्या चीज़, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने 10 पावर 3 अपनी जगह लिख देना है। ठीक है, आपके पास मॉस कितना है, मॉस हमारे पास है, मॉस इज 0.01 के जी। देखो अगर आप सीजीएस में पॉइंट करोगे ना, तो सीजीएस में ग्राम होगा, उसमें किलोग्राम नहीं होगा, इस पॉइंट को याद रखें। तो मास को हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 0.01 क्या है हमारे पास, इसको हम 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करें, आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 1000। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि पॉइंट को हटा दो, उसकी जगह 1 लिख दो, इसके इस साइड पर जितने भी नंबर है सबकी जगह 0 लिख दो। 2 नंबर थे, मैंने 2 0 लिख दिए, 2 0 इसके साथ उड़ाओ, m की जगह 10 लिख दो। ठीक है, तो आपके ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास ये हम कह सकते हैं कि 10 पावर 2 रह गया। अब वेलोसिटी मेरे पास आ गई, ये देखो इस इक्वेशन में मैं क्या पुट करूंगा, हाफ m हमारे पास कितना है, 10 है, और वेलोसिटी आपके पास 10 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 2 है, तो ये 5 हो जाएगा, क्रॉस 10 पावर 4 इर्ग, क्योंकि ईसीजीएस में। तो ये मेरे पास क्या था, करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16 पर जाते हैं। क्वेश्चन 16 में लिखा है, टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मासेस इन द रेशियो ऑफ 1:4, हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो ऑफ 4:1, द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम ए बी वर बी। ये भी सिंपल है, इसमें भी कोई मुश्किलात नहीं है। सबसे पहले आप डेटा निकाल दो, आपको द एम ए बाई एम बी गिवन है, जो कि हमारे पास है 1/4। दैट्स इट। आपको दो और भी एक चीज़ गिवन है, जो कि हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी का रेशो, और हमने फाइंड आउट करना है मोमेंटम का रेशो। देखो अगर आप मोमेंटम का रेशो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पी ए बाई पी बी फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, एम ए वी ए डिवाइडेड बाई एम बी वी बी। मेरे पास मासेस तो अवेलेबल है, एम बी अवेलेबल है, मैं इसकी जगह 1/4 लिख सकता हूँ, लेकिन वी ए और वी बी का मुझे नहीं पता। तो मैंने सबसे पहले उसको फाइंड आउट करना है। उसको मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, मुझे काइनेटिक एनर्जी का रेशियोज गिवन है, तो इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हमारे पास क्या है, एम वी स्क्वायर, तो एम ए वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसको अगर मैं नीचे करूँ, हमारे पास है हाफ एम बी वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी रेशो कितनी है, 4:1 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो रहा है, 1/2 के साथ कट जाएगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, एम ए बाई एम बी रह जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस एम ए और एम बी को इस साइड पर ले आऊँ, ठीक है, इस साइड पर मैं अगर इसको शिफ्ट करूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं एम ए, ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पर आपके पास जो रेशो होगा, ठीक है, रेशो आपके पास वी ए स्क्वायर डिवाइड बाई वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या था हमारे पास रेशो, 4:1, 4/1 अपनी जगह, मल्टीप्लीकेशन में आपके पास आ जाएगा एम बी बाई एम ए, ठीक है, इज इक्वल टू 4 अपनी जगह पर, एम बी बाई एम ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 4/1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16/1। अब अगर इसका मैं अंडर रूट ले लूँ, तो मेरे पास वी ए और वी बी का रेशो भी आ जाएगा, वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, 4:1, तो वी ए बाई वी बी का रेशो क्या गया, 4:1। तो अभी मेरे पास चीज़ें सिंपल हो गई, पी ए डिवाइड बाई पी बी
इज इक्वल टू मेरे पास क्या था, एम ए बाई क्या चीज़ था हमारे पास, एम ए बाई, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, एम बी मल्टीप्लाइडेड बाई वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू, इसका रेशो कितना था, 1:4 था और इसका रेशो 4:1 है। तो कट हमने काट दिया तो मेरे पास क्या है, 1:1 आ गया। तो इस पूरे चीज़ से हमें क्या अंदाज़ा हो गया, इस पूरे चीज़ से हमें ये अंदाज़ा हो गया ना, पूरा प्रोसेस जो हमने किया, कि जब आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन हो, ठीक है, जब ये रेशोज, इस रेशोज को देखो, अगर आपके पास अल्टरनेटिव रेशोज हो ना, 1:4 और 4:1, तो फिर आपके पास आंसर 1:1 ही आएगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 17 पर जाते, if distance is plotted against x-axis and kinetic energy against y-axis, then the slope of the graph so obtained is proportional to what? सिंपल सी क्वेश्चन है, जो डिस्टेंस है इज प्लॉटेड अगेंस्ट एक्स एक्सिस, इसको मैंने डिस्टेंस बोल दिया डी फॉर एग्जांपल, और आपका जो क्या चीज़ है, अब काइनेटिक एनर्जी वो हमने यहाँ पर कर दिया। अब आपको बताया जा रहा है ना कि आपका स्लोप जो है ना वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है, याद रखना स्लोप किस चीज़ के बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी बाई डी। तो काइनेटिक एनर्जी बाई डी, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली वर्क है ना, तो वर्क बाई डी, और ये किस चीज़ के बराबर था, ये फोर्स के बराबर था, एंड फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास इज कांस्टेंट, इसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो इट्स मीन हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि एक्सेलरेशन है। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में लिखा है, if speed is plotted against x axis and kinetic energy is plotted against y axis। ये भी ग्राफिकल क्वेश्चन है, स्पीड को हमने x एक्सिस पर प्लॉट किया है और काइनेटिक एनर्जी को हमने y एक्सिस पर प्लॉट किया है। आपको बताया जा रहा है द ग्राफ ऑब्टेन हैज अ शेप सिमिलर टू दैट ऑफ, जो ग्राफ हमें ऑब्टेन हो रहा है उसका शेप किस तरीके से होगा। देखो अब काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और आपका जो स्पीड है, सॉरी ये डी नहीं, ये स्पीड है, तो इट्स मीन मैं वी लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर। तो इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। स्क्वायर मेरे पास राइट साइड पर है और काइनेटिक एनर्जी मेरे पास इधर ही है, तो इट्स मीन आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, और ये कौन सा है, ये हमारे पास पैराबोला होगा, जो भी स्क्वायर रिलेशन होगा वो पैराबोला होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर जाते हैं, इसमें लिखा है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन फ्री स्पेस, इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। देखो जब आपने एक बॉल को क्या किया, अपवर्ड फेंक दिया, ठीक है, याद रखना एक फ्री स्पेस में क्या होता है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होता, फ्री स्पेस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होता, तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। ठीक है, याद रखना, दैट्स मीन रिमेन कांस्टेंट थ्रू द मोशंस, ये याद रखना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन रीड करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स ए पार्टिकल इज एक्सपीरियंस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन द पावर इज, पावर किस चीज के बराबर होता है, पावर हमारे पास बराबर होते हैं एफ वी का, जब वेलोसिटी की बात होती है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको स्पीड या एक्सेलरेशन को की बात हम साथ में करते हैं तो हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम बात करें किस चीज़ की, हम इस बात को देखें कि कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही है, पार्टिकल इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर हमने यहाँ पर कर देना तो हमने इसमें चेंज लाना है, इस स्पीड में, तो हमने क्या करना है इसमें, अगर हम उधर डेल्टी से डिवाइड करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एफ, ये कांस्टेंट है, डेल वी बाई डेल टी, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एफ आपके पास कांस्टेंट है, तो इट्स मीन इंक्रीज यूनिफॉर्मली विद टाइम, टाइम के साथ यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। क्वेश्चन 21 है, ए 30 ग्राम bullet initially traveling horizontally at 50 मीटर पर सेकंड penetrates into a wooden block, the average force it exerts। देखो हमने क्या पॉइंट आउट करना है, फोर्स पॉइंट आउट करना है। क्वेश्चन को पहले देखिए कि हमने क्या चीज पॉइंट आउट करना है, फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू आपको पता है। देखो अब क्वेश्चन में क्या जिक्र हुआ है, ए 30 ग्राम बुलेट इनिशियली ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, तो वो ट्रेवल भी कर रही है। ठीक है, तो वही वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है न्यूमेरिकल्स के लिए वो बराबर होगा एफ डॉट डी के। ठीक है, हमने फोर्स निकालना है, तो फोर्स आपके पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या चीज़, टू डी, इज इक्वल टू, याद रखना मास आपको किस चीज़ में गिवन है, ग्राम में, तो इट्स मीन इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इट्स मीन 30 डिवाइड बाई 1000 में करूंगा तभी ये किलोग्राम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, स्पीड आपको सेंटीमीटर्स में गिवन है, ठीक है, सारी स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में गिवन है, वो अपनी जगह पर लिखते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस ना करे, तो 50 स्क्वायर हो गया। अब देखो डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या चीज़ है, तो अगर हमने इसको उल्टा कर देना है, ठीक है, उल्टा करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाइडेड बाई क्या चीज़, हम इसको डिवाइडेड बाई 2d है ना, तो हमें कितना गिवन था, 10 सेंटीमीटर गिवन था, तो इट्स मीन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय, ठीक है, नीचे ही लिखते, ठीक है, मैं इसी मल्टीप्लिकेशन में ही लिख सकता हूँ 100, क्योंकि 100 मैंने ऊपर इसलिए लिख दिया क्योंकि हमने इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम ऊपर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नहीं ऊपर। ठीक है, जब आपको ग्राम को वो सिंपली कैलकुलेशन आपको पता होगा मुझसे बेहतर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो फोर्स आपके पास 375 न्यूटन आ जाएगा, इसको अपनी ट्राइस करें, कैलकुलेशन करें, निकल जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास है कि हमारे पास ए बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, देयर इज अ 40% लॉस इन एनर्जी एवरी टाइम इट हिट्स द ग्राउंड। जब भी ये ग्राउंड को हिट करेगा हर बार उसमें से 40% लॉस होगा एनर्जी का। आफ्टर सेकंड इम्पैक्ट विद द ग्राउंड द बॉल विल राइज अप टू, देखो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हर बार ये क्या करते हैं,
40% लॉस करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखो, जब पहली बार ये हिट करेगा, ठीक है, तो हमारे पास ये 40% लॉस करेगा। लॉस किस चीज़ में एक्चुअली आता है, वो हाइट में आता है ना। अब देखो यहाँ पर देखो, हाइट आपका क्या हो गया, मजीद डिक्रीज हो गया। तो पहले इनिशियली 40%, तो हमने क्या करना है, जो आपकी इनिशियल वैल्यू है 10, उसके साथ हमने क्या करना होगा, जो हाइट, हमने हाइट को ही कंसीडर करना है, क्योंकि एम है ना, एमजीएच में जी भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट, दोनों को हमने बात ही नहीं करनी, हमने हाइट की बात करनी है। तो हाइट आपके पास 10 है, तो 10 आपने पे 40% लास्ट हो गई, तो हमारे पास ओनली 60% रह गई। तो 60/100, इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपके पास 6 रह गया। कितना रह गया, 6। लेकिन दूसरी बार भी आफ्टर सेकंड इम्पैक्ट कहा है, अगर आफ्टर फर्स्ट इम्पैक्ट कहा हो, ठीक है, देखिए फर्स्ट रिबाउंड के बाद 6 मीटर रह गया। ठीक है, 6 मीटर, मतलब जब देखो यहाँ से बाल नीचे हमने फेंका, ठीक है, टोटल हाइट कितना था, 10 मीटर था। जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्ट्राइक हो गया, तो ये बाल ऊपर कहाँ तक पहुंचा, ये 6.3 मीटर तक पहुंचा। देखो अब क्वेश्चन में कहा है आफ्टर सेकंड रिबाउंड, ठीक है, हर रिबाउंड पर ये 40% एनर्जी लॉस कर रहा है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर अगेन हमने फाइंड आउट करना है, एक और रिबाउंड हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो 6 मीटर था, उसका आपने क्या करना है, 60% लेना है। देखो 6 मीटर है, इसका अगर आपने 60% लेना है, तो आपने 60 डिवाइड बाई 100 करना है। ठीक है, सिंपली आपने 0 0 के साथ काटना है। ठीक है, ये वाले 0 के साथ कट जाएगा। तो ये कितना है, आपके पास कितना बचा, अब हमारे पास बचा, अगर हम इसको 100 से डिवाइड करते तो हमारे पास ये बच जाता है, ये 6 6 36 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3.6। सेकंड रिबाउंड पर ये 3.6 बनता है। तो आपने क्वेश्चन में ये गौर करना है, फिक्र करना है कि आपसे फर्स्ट रिबाउंड पूछा है, आपसे आफ्टर सेकंड रिबाउंड पूछा है, आफ्टर थर्ड इम्पैक्ट पूछा है, कितनी बार आपसे पूछा है। तो अगर फर्स्ट पूछा होता तो 6 मीटर इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पर सेकंड पूछे 3.6 मीटर। अगर आपसे थर्ड पूछा होता तो अगेन 3.6 का आप 60% ले ले, 40% एनर्जी लॉस की है, तो हमारे पास जितनी एनर्जी बची है ना, हमने उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखो हाइट से हम नीचे आ रहे हैं ना, तो एनर्जी जो लॉस आ रहा है ना, वो पोटेंशियल में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया हमारे। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जाते हैं। द पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 किलोवाट, 2 किलोवाट। ठीक है, एफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो पावर आपको गिवन है 2 किलोवाट, तो हम लिख सकते हैं कि 2000 वाट। ठीक है, देन द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है, टाइम आपको गिवन है 60 सेकंड है। ठीक है, और आपको जो हाइट गिवन है, देखो आपने हमने ऐसा यूनिट्स को इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऐसा यूनिट को इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पर आपको हाइट जो गिवन है वो 10 मीटर गिवन है, एच को भी हमने लेना है कितना, 10 मीटर। और हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है द अमाउंट। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें ना अमाउंट, हम चीज़ की जब फाइंड आउट करते हैं तो मोस्टली हम किस चीज़ की बात करते हैं, मास की बात करते हैं। ठीक है, मास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें किस चीज़ की हमें पता है, किस चीज़ की आप सबको पता है। ठीक है, यहाँ पर मैं फार्मूला आपको लगा दूँ mgh का। ठीक है, आपका जो पावर होता है ना, वो किस चीज़ के बराबर होता है, पी हमारा बराबर होता है क्या कहते हैं, वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर हमारे पास पी को डब्ल्यू बाई टी मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मुझे ज़रूरत किस चीज़ की है, उस अमाउंट की ज़रूरत है। तो देखो स्टूडेंट याद रखना, पी किस चीज़ के बराबर है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ना, तो पी टी इज इक्वल टू एम जी एच। मुझे क्या चाहिए, मुझे मास चाहिए। ठीक है, तो मास मेरे पास पी टी डिवाइड बाई जी एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मास इज इक्वल टू पी, आपके पास कितना है, पी हमारे पास है 2000, तो इट्स मीन 2000 मल्टीप्लाइडेड विद टाइम कितना है, 10 मिनट। ठीक है, तो अगर आप लोग 10 मिनट की इसमें लगा दो, 10 मल्टीप्लाइडेड बाई 60 सेकंड इसमें होता है कि ना, एक मिनट में, डिवाइडेड बाई जी एच। अब जी आपके पास कितना है, जी हमारे पास 10 है, एच हमारे पास कितना है, वो अगर यहाँ पर आप लोग देखें वो भी 10 है। 0 0 के साथ कट जाएगी, 0 0 इसके साथ कट जाएगा, तो ये हमारे पास 60, और ये हमारे पास 2 है, 20 ऑलमोस्ट तो ये मेरे पास आ जाएगा 1200। ठीक है, अब इसको आप केजी में ले लो, मास है, इसको हम लीटर्स में ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो 1200 लीटर्स होगा। ठीक है, यहाँ पर जो मेन कंफ्यूजन है ना, बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उस अमाउंट की बात कर रहा है। तो अमाउंट अगर हम पूरे प्रोसेस में फाइंड करें, हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी उसकी मास को फाइंड आउट करना। अब ऑप्शंस आपको लीटर्स में गिवन है, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं लीटर्स क्या करूँ, इसमें तो लीटर का यूनिट ही नहीं है। तो कभी कभार अपने कॉमन सेंस को भी इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम जाते हैं। इसमें लिखा है, ए बॉडी एट रेस्ट में है वेलोसिटी, मोमेंटम, स्पीड, वेलोसिटी। देखो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ये क्या है, ये नॉन है। ठीक है, डिस्कशन में ठीक था, आप डिस्कशन में चेक कर सकते हो, वहां पर नॉन ही है। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट याद रखना, ये तीनों चीजें क्या है, ये मोशन से रिलेटेड है। आपका वेलोसिटी भी मोशन से रिलेटेड है, आपकी मोमेंटम भी मोशन से रिलेटेड है, क्योंकि पी इक्वल टू एम वी। ठीक है, देखो याद रखना, आपकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, अगर इसमें एनर्जी का ऑप्शन होता है आप वो टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं, तो हमने नॉन को टिक करना है। एनर्जी जो आपके पास होती है वो मोशन के साथ रिलेटेड नहीं होती।
अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, इवन एक बॉडी टॉप पर रेस्ट पर पड़ी है, स्टिल उस बॉडी के साथ एनर्जी होगी इन द फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 25 में हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें लिखा है क्या चीज़ है हमारे पास, 25 24 मेरे पास सेम है। 25 क्वेश्चन को मैं यहाँ पर अपडेट कर दूँ, तो क्वेश्चन 25 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी, मोमेंटम, मास। देखो मेजॉरिटी क्वेश्चन इसमें, मेजॉरिटी बच्चे से मोमेंटम को क्लिक कर लेते हैं। याद रखना काइनेटिक एनर्जी आपके पास किस चीज़ के बराबर होती है, एक हमारे पास इक्वेशन है हाफ एम स्क्वायर, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली अगर हम काइनेटिक एनर्जी के इस इक्वेशन की बात करें, पी स्क्वायर बाई 2m, तो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या चीज़ है, इसमें मोमेंटम पर भी डिपेंड कर रही है। तो नॉन ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा कि इनमें से कोई भी क्या कहते हैं उसको, डज नॉट इफेक्ट, क्या लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, ये सारे के सारे इफेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, सारे के सारे इफेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट याद रखना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, ए मास ऑफ 1 kg हैज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 जूल रिलेटेड टू द ग्राउंड व्हेन इट हैज हाइट ऑफ, हाइट हमने फाइंड आउट करना है, सिंपल वही mgh वाला इक्वेशन है। mgh आपको गिवन है कितना है, उसकी जो हमारे पास है क्या कहते हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 जूल, 1 है आपके पास। ठीक है, मास आपको गिवन है 1, जी आपके पास 10 होता है, हाइट हमने फाइंड आउट करना है 1। ठीक है, तो अगर हम हाइट की बात करें तो 1/10 आ जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है, जो जी की वैल्यू है वो 10 की जगह 9.8 लिया, तो इट्स मीन डी इज और करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 पर जाते हैं। ए बॉडी ऑफ मास m kg is lifted by a man to a height of 1 meter in 30 seconds. ठीक है, another man lifts the same mass to the same height in 60 seconds, the work done by them in the ratio। देखो वर्क आ गया, ठीक है, मास आपके पास सेम है, हाइट आपके पास सेम है, सेम हाइट, लफ्ज़ को गौर करो, सेम हाइट है आपके पास, सेम मास है आपके पास, टाइम डिफरेंट है। क्या वर्क हमारे पास टाइम पर डिपेंड करता है, नहीं, वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, दैट्स मीन ए हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया। 28 में हमें गिवन है, ये 28 है, ठीक है, इसको फिक्स कर दे। अ मैन डज, ठीक है, अ मैन डज a given amount of work in 10 seconds, another man does the same amount of work in 20 seconds, the ratio of the output power of first man to the second। तो सिंपल सा फार्मूला इसके लिए याद रखें कि P1 by P2 इज इक्वल टू T2 by T1, जो आपका रिलेशन ऑफ द टाइम के पास इन्वर्स होता है, तो टाइम आपके पास 20 बाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और आपके पास ये 2:1 आ जाएगा, तो सी हमारे पास करेक्ट है। तो ये फार्मूला अपने साथ याद रख ले। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, द रेशो ऑफ एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ टू काइनेटिक एनर्जी गिव अस द यूनिट ऑफ। देखो रेशो आप एरिया, ठीक है, अंडर पावर टाइम ग्राफ, देखो जो आपके पास पावर टाइम ग्राफ होता है उसका एरिया, ठीक है, उसका एरिया किस चीज़ के बराबर होगा, दोनों के मल्टीप्लिकेशन, अगर स्लोप लिखा होता तो डिवीजन के बराबर होता, एरिया मल्टीप्लिकेशन की बराबर है, तो इट्स मीन हमने पीटी की बात की है, पीटी का रेशो हमने फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी के साथ, और ये पीटी किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है, वर्क भी एनर्जी है, दोनों का रेशो क्या है, सेम है, तो यूनिट नहीं होगा इसका, तो नॉन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका यूनिट नहीं होगा, सेम चीज़ों का जब रेशो होता है उसका यूनिट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है कि वर्क डन इज अ स्केलर वेक्टर कैन बी बोथ नॉन, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन नहीं होता हमारे पास, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्केलर। तो ये था आज का टेस्ट, अल्लाह हाफिज़।